अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग आर्टिकल 201 से लेके आर्टिकल 240 तक डिस्कस करेंगे। दिस विल बी आवर लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आर्टिकल 241 से 280 तक को डिस्कस किया जाएगा और इसके साथ ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये नोट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। जो बच्चे नोट्स लेना चाह रहे हैं तो वो एडमिन से रब्ता कर लें, इस नंबर पे, ये नंबर अवेलेबल है। लेकिन जी स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 201 डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट का डिसीजन है ना वो बाइंडिंग होता है सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऊपर, वो भी उसी की तरह के जो है वो फैसले देंगे। ठीक है, उसी को जो है वो क्या करेंगे, उसी को ऐसे प्रेसिडेंस वो है वो एक्सेप्ट करेंगे। आर्टिकल 202 क्या कहता है? हाई कोर्ट मेक्स रूल्स फॉर द प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस और प्रोसीजर के लिए क्या करेगा? रूल्स बनाएगा। किसके लिए? लोअर कोर्ट्स के लिए। अब जो हायर कोर्ट हाई कोर्ट होती है उसके नीचे कौन सी कोर्ट होती है? उसके नीचे होती है सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट्स। ठीक है, ये कोर्ट्स जो है ये इसके अंडर होती है। हाई कोर्ट से ऊपर कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये इस तरह से हायरार्की है। इसके बाद है आर्टिकल 202A कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ऑन हाई कोर्ट। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, यानी ऐसा कोई आईनी मसला आ गया, ठीक है, जिसमें किसी ने आइन की किसी शिक को ही चैलेंज कर दिया या उसकी तशरीह को चैलेंज कर दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट shall be formed by the Judicial Commission of Pakistan। जुडिशियल कमीशन ये बनाएगा, ठीक है, हेडेड बाय द मोस्ट सीनियर नॉमिनेटेड जज। मोस्ट सीनियर जो नॉमिनेटेड जज हैं वो इसमें आएंगे। ओनली दीज बेंचेस कैन हेयर एंड डिसाइड सर्टन रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 एंड ऑल पेंडिंग फ्यूचर सच केसेस स्टैंड ट्रांसफर टू देम। ठीक है जी, वो सिर्फ आर्टिकल 99 के तहत जो है वो फैसले करेंगे और उसके अलावा अगर कोई पेंडिंग केसेस इस तरह के मौजूद हैं तो वो भी उनको ट्रांसफर हो जाएंगे। आर्टिकल 203 की बात करते हैं। मेन जो है वो इसमें है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है वो हाई कोर्ट में बन सकते हैं और वो कौन बनाएगा? वो प्रेसिडेंट नहीं बनाएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाएगा, बल्कि जुडिशियल कमीशन बनाएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन बनाएगा? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हाई कोर्ट सुपरवाइजेज ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट को सुपरवाइज भी करेगी, ठीक है, उनके कंट्रोल भी करेगी, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी चेक करेगी कि ये अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आर्टिकल 203A की बात करते हैं। प्रोविजन ऑफ चैप्टर टू ओवरराइड अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने ये कहा है कि इस चैप्टर की प्रोविजन जो है वो ओवर राइडिंग इफेक्ट रखती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ और भी लिखा हुआ है तो इस चैप्टर के अंदर जो लिखा है उसको क्या समझा जाएगा? उसको बरतर समझा जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कॉन्ट्रेरी कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, इसके खिलाफ कोई चीज लिखी हुई है या इससे इनहराफ में कोई चीज लिखी हुई है तो फिर क्या किया जाएगा? इस आर्टिकल को क्या समझा जाएगा? बरतर समझा जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, आर्टिकल 203B है, इसमें लॉ की डेफिनेशन है, जज की डेफिनेशन है, वगैरह वगैरह। डिफाइन द टर्म्स ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट चैप्टर, लाइक चीफ जस्टिस क्या है, कोर्ट क्या है, जज क्या है। तो वही डेफिनेशन है जो हम आम जिंदगी में देखते हैं। इसके बाद आर्टिकल 203C है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट क्या है? इस्टेब्लिश्ड द फेडरल शरीयत कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अप टू 8 मुस्लिम जजेस। 8 मुस्लिम जजेस हैं, ये सवाल आ सकता है एमसीक्यू का। इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस इसमें शामिल है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। अंडर किस आर्टिकल में? आर्टिकल 175A के तहत। उसके बाद है जी जजेस में इंक्लूड हाई कोर्ट जजेस। जजेस के अंदर कौन कौन होगा भी? हाई कोर्ट के जजेस होंगे, उलमा होंगे, ठीक है, विद 15 ईयर एक्सपीरियंस। और इस्लामिक लॉ के अंदर टेन्योर जो है वो इसका 3 ईयर्स होगा। अब ये सवाल ये भी आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है इसके जो जजेस लगाए जाएंगे वो कितने अरसे के लिए होंगे? 3 साल के लिए, और ये एक्सटेंडेबल होगा। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। एंड रिमूव्ड लाइक द सुप्रीम कोर्ट जजेस। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है उसी तरह से इनको रिमूव किया जाएगा। कोर्ट प्रिंसिपल सीट इज इन इस्लामाबाद। ठीक है जी, कोर्ट, इस कोर्ट की जो सीट है वो कहाँ पे होगी? इस्लामाबाद में। विद पावर टू सिट एल्सवेयर। कहीं पर भी जो है वो अपना बना सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री वगैरह बना सकते हैं, कहीं और पर भी जो है वो अपनी कोर्ट्स बना सकते हैं। जजेस टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सामने ये ओथ लेते हैं। एंड देयर पे और प्रिविलेजेस मैच दोज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। और इनकी सैलरी जो है वो बराबर ही होती है। ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट वालों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही होती है। आर्टिकल 203 जो है वो ओमिटेड है, ओमिटेड खत्म कर दिया गया। अच्छा भाई, ओमिटेड और रिपील्ड में थोड़ा सा फर्क होता है। एक होता है वर्ड रिपील्ड, सॉरी ये पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, रिपील्ड, और एक होता है वर्ड ओमिटेड। रिपील्ड का मतलब ये है कि इस तरह से खत्म करना। रिपील्ड का मतलब क्या है? इस तरह खत्म करना कि इसका जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो कायम रहे। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी अब से ऑनवर्ड जो है ये ये जो जिसको रिपील किया जाता है उसको या तो किसी लॉ के साथ रिपील किया जाता है, ठीक है, और उसका जो पिछला इफेक्ट है वो कायम रहता है। और जिसको ओमिट कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है? ये वाइप आउट हो जाता है। ये वाइप आउट इफेक्ट होता है कि जैसे ये था ही नहीं, तो इसका जो पुराना इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाता है। इसके तहत जो फैसले लिए जाते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके तहत ये आमतौर पे ऐसी चीजों के साथ किया जाता है जिनका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता और उनके जो और जो पुराने एक्शंस लिए गए होते हैं उन
आर्टिकल्स की बेस पे या उन सेक्शंस की बेस पे वो भी जो है वो नल एंड वाइड हो जाते हैं, ओमिटेड हो गए। आर्टिकल 203D पावर, जुरिसडिक्शन एंड फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स। द फेडरल कोर्ट, शरीयत कोर्ट कैन on its own or on petition by the citizen or government review laws to see if they are repugnant to Islam। ठीक है जी, फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ऑन इट्स ओन, ठीक है, या अपनी तरफ से या फिर किसी की पटिशन पे या किसी सिटीजन की पटिशन पे या कोई गवर्नमेंट जो है उसको कोई रेफरेंस भेजती है, रिव्यू लॉज, वो लॉ को रिव्यू कर सकती है। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया उसको वो क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। इफ दे आर रिपग्नेंट टू इस्लाम, रिपग्नेंट का मतलब होता है इनहराफ, इस्लाम के असूलों से इनहराफ कर रहे हो, ठीक है, और कुरान से और सुन्नत से। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 203D, रिविजनल एंड अदर जुडिस्डिक्शन ऑफ द रिविजनल एंड अदर जुडिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। द फेडरल शरीयत कोड, इसको FSC लिखा जाता है, FSC कैन रिव्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस को भी ये देख सकते हैं, ठीक है जी, हदूद लॉ से रिलेटेड जना वगैरह के जो केसेस होते हैं या हदूद से बाकी रिलेटेड केसेस हैं, टू चेक करेक्टनेस, उनकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए, लीगैलिटी को चेक करने के लिए, प्रोसीजर को देखने के लिए कि फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, एंड में सस्पेंड सेंटेंसेस और ग्रांट बेल ड्यूरिंग द रिव्यू। जो अगर किसी को सेंटेंस सजा वगैरह मिली है उसको सस्पेंड कर सकते हैं या किसी को बेल भी ग्रांट कर सकते हैं, किसी को जमानत भी दे सकते हैं। उसके बाद है जी आर्टिकल 203E पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की पावर है या उसका प्रोसीजर क्या होगा। द फेडरल शरीयत कोर्ट हैज पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की पावर है समन कर सकता है विटनेस को, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है उनसे कि जी डॉक्यूमेंट जमा कराएं, एफिडेविट रिसीव कर सकता है कि बयान हल्फी पे ये चीज लिख के दें, इशूइंग कमीशन इशू कर सकता है। कमीशन इशू करने का मतलब ये है कि कोई कमीशन बना देता है, कोई शख्स बैठा हुआ है बाहर अमेरिका में और उससे बयान लेना है तो वो यहाँ से कमीशन बना के भेज देगा कि जाए जाके उसका बयान रिकॉर्ड करके आए, अलॉन्ग विद कंटेम्प्ट पावर्स लाइक हाई कोर्ट। कंटेम्प्ट की पावर भी जो है वो हाई कोर्ट, ठीक है, तौहीन अदालत, अगर कोई अदालत की बात नहीं मानता तो उस पे तौहीन अदालत भी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 203F अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अपील कैसे हो सकती है जी। अपील्स फ्रॉम द फेडरल शरीयत कोर्ट डिसीजंस अंडर आर्टिकल 203D कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की जा सकती है विद इन 60 डेज और 6 मंथ फॉर फेडरेशन और प्रोविंस, और 6 मंथ फॉर फेडरेशन स्लैश प्रोविंस, या इसके अलावा अगर किसी और कोर्ट में करनी है तो फिर उसके लिए 6 मंथ आपके पास मौजूद है। आर्टिकल 203G है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट एज अलाउड अंडर आर्टिकल 203F, यानी अपील वाला जो चैप्टर है वो, नो कोर्ट अ ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन हेयर केसेस और एक्सरसाइज पावर्स रिलेटिंग टू द मैटर्स दैट फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। उन्होंने कहा है कि कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या वो हाई कोर्ट है, वो ऐसे किसी केस को नहीं सुन सकती जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है। हाँ, अगर उसने कोई फैसला किया और लोग उससे एग्री नहीं है तो वो आके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अदरवाइज ये उनके जगह पे जो है वो डिसीजन नहीं दे सकती। हाँ, अपील के अंदर जो भी फैसला होगा वो दे सकती है। 203GG है डिसीजन ऑफ कोर्ट बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट एंड कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट। उसने कहा है कि कोर्ट का जो डिसीजन है इसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट को और बाकी जो कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट वगैरह है उनके के लिए बाइंडिंग है, यानी इस पे अमल करेंगे। डिसीजन ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट अंडर दिस चैप्टर आर बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग है यानी कि उनके लिए भी उस पर अमल करना जरूरी है। ऑन ऑल हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट सबॉर्डिनेट टू देम, तमाम हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट की जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है लाइक सिविल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स वगैरह हैं, उन सब के लिए वो बाइंडिंग है, उन सब के ऊपर जो है ये जिम्मेदारी है कि वो उसको माने और उसको उस पर अमल करें। आर्टिकल 203H है पेंडिंग प्रोसीडिंग्स टू कंटिन्यू। ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स इन अदर कोर्ट्स or tribunals are not stayed merely because a petition is filed in federal Shariat court regarding repugnancy to Islam। ongoing proceeding in other courts or tribunals are not stayed। अच्छा, किसी और कोर्ट के अंदर जो है वो कोई ongoing कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी केस की, वो सिर्फ इसलिए नहीं रुकेगी कि उसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई है फेडरल शरीयत कोर्ट में, ये केस अलग चलेगा वो केस अलग चलेगा, इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं है, दोनों स्टैंड अलोन होंगे। रिगार्डिंग रिपग्नेंसी टू इस्लाम के कहा जाएगा जी फलां चीज जो फलां केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है तो चूंकि वो चीज जो है वो इस्लाम के असूलों के मुनहरिफ है तो आप जो है उसकी प्रोसीडिंग को रोक दें या आप उसकी प्रोसीडिंग को चलाएं। तो प्रोसीडिंग तो चल सकती है लेकिन दूसरी कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग रुक नहीं सकती। ठीक है, दोनों कोर्ट्स के अंदर केस जो है वो चल सकता है। इसके पास है जी आर्टिकल 203I, ये ओमिटेड है। आर्टिकल 203J पावर टू मेक रूल्स। फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो रूल भी बना सकती है कि उसने किस तरह से अपनी कोर्ट्स को चलाना है या अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट को चलाना है। आर्टिकल 204 क्या कहता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स पावर, तौहीन अदालत की पावर है। हाई कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट इटसेल्फ, तो हाई कोर्ट के पास भी कंटेम्प्ट ऑफ पावर कोर्ट की पावर है। आर्टिकल 204 आप याद रखिएगा, इस तरह ये पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 205 रिम्यूनरेशन ऑफ जजेस चार्ज्ड ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये देखिए इस तरह के जो आर्टिकल है वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने हाई ट्रीजन बताया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताया था, इस तरह के जो है वो पूछ लिए जाएंगे। तो
सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपने कॉमन सेंस से अंदाजा लगाना है, साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आर्टिकल 205 है, रेम्यूनरेशन ऑफ जजेस चार्ज्ड ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। कहता है वो जो जजेस का रिम्यूनरेशन है, रिम्यूनरेशन कहते हैं मुआवजे, मुआवजा, वो किसको चार्ज किया जाएगा? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एक फेडरल का एक जो है वो फंड है, एक अकाउंट है, जिसके अंदर ज्यादातर पैसे मुख्तलिफ सोर्सेज से आके जमा होते हैं, टैक्सेस वगैरह और बाकी अदर इनकम। रेम्यूनरेशन and other terms of the service of high court judges are determined by law and charged on consolidated fund। ठीक है, एक तो determined by law होंगे, यानी पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई लॉ वगैरह बनाएगी, ठीक है, कोई रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे उस पे, और उसके मुताबिक फिर क्या किया जाएगा, वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से उनको पे किए जाएंगे। आर्टिकल 206 क्या कहता है जी? रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट ऑफ जजेस। जजेस में रिजाइन बाय राइटिंग to the president, transfer of the high court judges requires consent and consultation। अगर जज जो है वो रिजाइन करता है तो किसको करेगा? प्रेसिडेंट को लिखेगा। और अगर ट्रांसफर होना है, हाई कोर्ट का जज है उसने ट्रांसफर होना है हाई कोर्ट में ही, तो फिर उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो है वो जुरिस्डिक्शन है वो देखेगा। अगर वो हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके, यानी ये हाई कोर्ट है, इससे ट्रांसफर होके वो सुप्रीम कोर्ट में आना चाह रहा है, तो सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं वो उस इलाके का, बल्कि या उस प्रोविंस का, बल्कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ना, इसकी भी कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। इन दोनों की कंसेंट होगी, ठीक है, फिर ये शख्स जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर है। जजेस कैन नॉट होल्ड ऑफिस, ये आर्टिकल 207 है, जजेस कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जहां से इसको सैलरी वगैरह आती हो या कोई और बेनिफिट आता हो। जजेस कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, या कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई और काम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एज परमिटेड, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ अप्लाई होती हैं इनके ऊपर, कुछ खास टाइम पीरियड होता है जब तक ये कोई भी किसी किस्म की सीट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 208, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ कोर्ट। ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ कोर्ट का मतलब यह है कि कोर्ट का बाकी जो स्टाफ है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, हाई कोर्ट में फ्रेम रूल्स फॉर इट्स स्टाफ, टर्म्स ऑफ सर्विस रेगुलेटेड बाय द लॉ। जो भी लॉ बना हुआ है उसके तहत उसकी टर्म ऑफ सर्विस, टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की जो है वो उसके मुताबिक होंगी, बाकी हाई कोर्ट उसके लिए रूल बना देगी। आर्टिकल 209 की बात करते हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट जजेस मिसकंडक्ट। ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो जजेस के मिसकंडक्ट को क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर कोई जस्ट किसी किसी का मिसकंडक्ट है, कोई फ्रॉड है, ठीक है, कोई और इस तरह की जो है वो प्रैक्टिसेस है, मॉल प्रैक्टिसेस है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कैन इंक्वायर इनटू मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी ऑफ जजेस एंड रेकमेंड रिमूवल टू द प्रेसिडेंट। वो इसको इंक्वायर करेगी, अगर इसका मिसकंडक्ट है या इनकैपेसिटी, यदि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो जज बन सकता है और खाम खा बन गया, तो फिर वो क्या करेंगे? उसकी रिमूवल की रिक्वेस्ट, इस सिचुएशन के अंदर उसकी रिमूवल की रिक्वेस्ट की जाएगी प्रेसिडेंट को। ये याद रखिएगा, किसको? प्रेसिडेंट को। किसको रिक्वेस्ट की जाएगी? प्रेसिडेंट को। और कौन करेगा? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। इसके बाद है जी आर्टिकल 2010, पावर ऑफ काउंसिल टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन। पावर ऑफ काउंसिल टू एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन। काउंसिल के पास ये भी पावर है कि लोगों को जो है वो बुला सकती है, ठीक है, उनकी अटेंडेंस इंश्योर कर सकती है। द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हैज पावर इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट। इक्वल सुप्रीम कोर्ट के बराबर पावर है कि वो समन कर सकती है किसी पर्सन को कि वो आके सेशन अटेंड करे या हियरिंग अटेंड करे। एंड डिमांड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भी जो है वो डिमांड कर सकती है। एंड इट्स ऑर्डर आर इन्फोर्सेबल लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और उसके ऑर्डर ऐसे ही इन्फोर्सेबल होंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हैं। ठीक है, देख इससे अंदाजा लगाएं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसकी कितनी पावर है। आर्टिकल 204 रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आल्सो अप्लाइज टू द काउंसिल। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई नहीं आ रहा उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाई जाएगी, गिविंग इट अथॉरिटी सिमिलर टू द हायर कोर्ट्स। ठीक है, तो इसके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अथॉरिटी भी मौजूद है। आर्टिकल 211 की बात करते हैं, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या कहता है जी? द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, इट्स रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जज अंडर आर्टिकल 209 का जो है क्लॉज 6 है और फाइनल। ठीक है, ये फाइनल है, जो भी इसकी प्रोसीडिंग है ये फाइनल है, फुल एंड फाइनल है, और इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसको कहीं पर किसी फोरम के ऊपर, द मैटर कैन नॉट बी चैलेंज्ड और क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सही है जी। और आर्टिकल 209 की क्लॉज 6 के तहत जो है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल 212, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स ट्राइब्यूनल फॉर सर्विसमेन। लेजिस्लेचर में एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स ट्राइब्यूनल विद एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर सर्विस मैटर्स, टॉर्ट्स, क्लेम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड एनिमी प्रॉपर्टी इश्यूज। लेजिस्लेटर में एस्टैब्लिश, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट के बाद नेशनल असेंबली प्लस सेनेट, अगर इनको मिला लिया जाए तो इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। लेजिस्लेचर में एस्टैब्लिश, और इसी को लेजिस्लेचर कहा जाता है। में एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट बनाई जाएंगी,
ठीक है। ट्राइब्यूनल विद एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ओवर अदर सर्विस मैटर, ठीक है, सर्विस मैटर के ऊपर, जैसे सर्विस ट्राइब्यूनल होता है, ठीक है, या सर्विस कोर्ट्स होती हैं। टॉर्ट क्लेम्स हैं, किसी के साथ कोई जो है वो कोई अजियत दी, किसी को ज्यादती हुई है उसके साथ, उसके लिए, उसके क्लेम के लिए, ठीक है, जैसे लेबर कोर्ट्स वगैरह बनाई हुई हैं, और कंज्यूमर कोर्ट्स हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड एनिमी प्रॉपर्टी इशू, कोई एनिमी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई बॉर्डर एरिया में रहता है और वहां पे प्रॉपर्टी पे कब्जा कुब्जा कर लिया, इस तरह की कोई चीज है, तो वो भी जो है वो उसके लिए भी लेजिस्लेशन की जा सकती है। ऑर्डिनरी कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर वंस सच ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट, अगर कोई इस तरह का ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, जो आम कोर्ट हैं, वो वहां पे उनकी जुरिसडिक्शन नहीं होगी, वो इसको ट्राई नहीं करेंगे। एंड पेंडिंग केसेस अबेट एक्सेप्ट अपील्स बिफोर द सुप्रीम। अच्छा भाई बच्चों, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर वन सच ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट। एक दफा जब इस तरह का ट्रिब्यूनल बन जाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज, तो फिर जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, आम कोर्ट्स हैं, वो क्या कर सकती हैं, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। एंड पेंडिंग केसेस अबेट, पेंडिंग केसेस खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं एक्सेप्ट अपील्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट, सवाए उनके जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील्स पेंडिंग पड़ी, उनके अलावा जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे किसी भी कोर्ट के अंदर। फिर हर कोई जो है वो फ्रेश केस फाइल करेगा, किसके पास, उस ट्रिब्यूनल के पास। अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट आर अलाउड ओनली इफ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस अराइज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ उसी सूरत में अपील की जा सकती है कि जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट का कोई इशू है, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई इशू है, कोई ऐसा मैटर है जिसमें पब्लिक एट लार्ज जो है वो इन्वॉल्व है, जिससे अमन अमान का खतरा है, या लोगों के जो है वो जो बुनियादी हकूक हैं वो सल्ब होने का खतरा है, या बहुत सारे लोग जिससे इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, यहाँ पर अपील का राइट रखती है, यानी कि अपील को सुन सकती है। इसके बाद आ जाता है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्टिकल 213, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसको अपॉइंट करेगा, मस्ट बी सुप्रीम कोर्ट जज, या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, ठीक है, या फिर सीनियर सिविल सर्वेंट होना चाहिए जो कि 20 साल का कम से कम तजर्बा हो और रिटायर्ड हो BS 22 से, ठीक है, 22वें ग्रेड का रिटायर्ड ऑफिसर हो, ब्यूरोक्रेसी का टेक्नोक्रेट अगर है कोई, तो 16 साल की उसकी एजुकेशन होनी चाहिए और 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, कम से कम मैक्सिमम एज 68 ईयर होनी चाहिए, इससे ज्यादा एज वाला बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता। अपॉइंटमेंट थ्रू पीएम और अपोजिशन लीडर, पीएम और अपोजिशन लीडर मिलके जो है वो क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, और 3 नाम देंगे वो पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसके अंदर 12 मेंबर होंगे, और 1/3 जो है उसमें सेनेट के लोग होंगे। 1/3, 12 का मतलब ये है कि 4 लोग उसमें सेनेट के होंगे। इक्वल गवर्नमेंट अपोजिशन, गवर्नमेंट और अपोजिशन के इक्वल इक्वल मेंबर होंगे, 6 गवर्नमेंट से होंगे और 6 ही जो है वो अपोजिशन से होंगे। सीईसी हैज पावर एंड फंक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के तहत जो भी उनको पावर्स दी गई हैं वो उसको एक्सरसाइज करेंगे। काम उनका क्या है, काम उनका ये है कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, चीफ इलेक्शन नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, और इसके अलावा जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं वो भी यही करवाते हैं। आर्टिकल 215 देखें, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ कमिश्नर, ये अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, सीईसी की बात हो रही है। सीईसी एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए जो है वो ये ऑफिस होल्ड करते हैं। 2 मेंबर्स रिटायर आफ्टर 2.5 ईयर, हर 2.5 साल के बाद, हर 2.5 साल के बाद 2 लोग रिटायर हो जाते हैं, 2 लोग नए आ जाते हैं, ठीक है। एंड द अदर 2 आफ्टर 2.5 ईयर, और बाकी जो है वो अगले 2.5 साल के बाद। दे कंटिन्यू टू सी अ मेंबर कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और पेड पोजीशन वाइल सर्विस, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या पेड पोजीशन, सैलरी वाली कोई भी जगह, कोई जॉब वगैरह, कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आफ्टर लिविंग ऑफिस दे आर बार्ड फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए जो है उनके ऊपर ये पाबंदी है कि वो कोई भी जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, किसी भी सरकारी सीट के ऊपर जाके नहीं लग सकते। सक्सेसर टेक्स ऑफिस रिमूवल ओनली एज पर आर्टिकल 209, ठीक है, अगर वो उनकी सीट खाली हो जाती है तो सक्सेसर आ जाएगा, और रिमूवल जो है सिर्फ आर्टिकल 209 की है, जैसे जजेस की रिमूवल होती है वैसे ही होगी। ही में रिजाइन टू द प्रेसिडेंट को रिजाइन सबमिट करेगा, और वैकेंसीज जो है अगर उसकी, अगर वो वैकेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी, रिजाइन कर जाता है या कोई और वजह से वैकेंट हो जाती है, तो विद इन 45 डेज क्या होगा, नया बंदा अपॉइंट करना होगा। और वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तरीकाकार क्या है वो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ऊपर वाले तरीकाकार के तहत प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मिलकर डिसाइड करेंगे, और नोटिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 216 देखिए, कमिश्नर एंड मेंबर्स not to hold office of profit. The chief election commissioner or member cannot hold any other office of profit or paid position while in service. जब तक सर्विस में है कोई भी पेड पोजीशन नहीं ले सकते आफ्टर लिविंग ऑफिस, ठीक है, 2 साल तक इनके लिए बार है कि वो कोई भी किसी किस्म का भी जो है वो, पहले ऊपर सिर्फ कमिश्नर की बात हुई थी, यहाँ जो है वो मेंबर्स की भी बात हो रही है कि 2 साल तक वो पाकिस्तान की किसी भी सर्विस के अंदर जाके नहीं लग सकते। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किसी को फायदा दिया और उसके फौरन बाद जाके वो किसी और जगह के ऊपर बड़ी हाई पोस्ट पे बैठ गए, तो 2 साल तक जो है वो कम से कम उनको कोई पोस्ट नहीं मिल सकती।
एक्टिंग सीईसी में बी अपॉइंटेड, एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है इफ द ऑफिस इज वैकेंट और नॉन फंक्शनल, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द एज एक्ट एज कमिश्नर। एज वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो सबसे सीनियर मेंबर, सीनियर मोस्ट मेंबर है, उसको क्या किया जाएगा, मेंबर होते हैं ना इसके अंडर, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, ठीक है, चार मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, तो चारों में से एज वाइज जो सबसे ज्यादा सीनियर है उसको लगा दिया जाएगा एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग सीसी, ताकि काम ना रुके। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन फंक्शन, ताकि इलेक्शन कमीशन के काम ना रुके और इलेक्शन डिले ना हो। आर्टिकल 218 का कहता है इलेक्शन कमीशन ईसीपी, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ऊपर कमिश्नर की बात हो रही थी जो उसको हेड करता है, अब यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इदारे की बात हो रही है। परमानेंट इलेक्शन कमीशन इज फॉर्म्ड फॉर द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन के लिए और अदर पब्लिक ऑफिस यानी लोकल बॉडीज वगैरह के लिए क्या किया जाएगा, एक परमानेंट ऑफिस बनाया जाएगा, जैसे कि आपके हर शहर के अंदर भी मौजूद है। इट कंसिस्ट ऑफ सीसी, इसमें चेयरमैन होगा, चार मेंबर्स होंगे, वन फ्रॉम ईच प्रोविंस, ठीक है, हर प्रोविंस से एक एक बंदा, 1+1+1+1, ठीक है, चारों सूबों से एक एक बंदा, चार ये हो गए, और उसके बाद अपॉइंटेड लाइक द सीईसी, और इसी तरह अपॉइंट किया जाएगा जिस तरह सीईसी को किया था आपने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया था, एग्जैक्टली उसी तरह। इट इज ड्यूटी टू इंश्योर फ्री फेयर ऑनेस्ट इलेक्शंस बाय प्रिवेंट करप्ट प्रैक्टिस, उसकी ड्यूटी क्या है, इस इदारे की क्या ड्यूटी है कि फ्री फेयर और ऑनेस्ट इलेक्शन जो है उसको कंडक्ट करवाए और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको डिस्करेज करे, ये इसका काम है। आर्टिकल 219 की बात करते हैं, ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्स एंड अपडेट्स इलेक्टोरल रोल्स, इंतखाबी फहरिस्तें इनको कहते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेज इलेक्शन, ऑर्गेनाइज करता है सेनेट के, नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबलीज के, लोकल गवर्नमेंट्स के, एंड अपॉइंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनाता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है कि वो एक ऐसी कोर्ट होती है जिसके अंदर अगर इलेक्शन से मुतालिक किसी को मसला है तो वो वहां पे जाके केस फाइल कर सकता है। ऑल्सो कंडक्ट्स जनरल इलेक्शंस एंड परफॉर्म्स अदर फंक्शंस असाइंड बाय द पार्लियामेंट, जनरल इलेक्शन भी करवाते हैं, और अगर पार्लियामेंट कोई और इसको असाइन करे, मिसाल के तौर पे कोई रेफरेंडम करवाना है, जैसे मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया था, तो ये भी वो करवा सकते हैं। आर्टिकल 220 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बाउंड टू असिस्ट ईसीबी, जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी है या कोई और एग्जेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ईसीपी को असिस्ट करें। ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ऑफ फेडरेशन एंड प्रोविंसेस आर बाउंड टू असिस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। इसी वजह से जब इलेक्शन ड्यूटी लगती है तो कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता, और जो इनकार करता है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आर्टिकल 221 है जी ऑफिसर्स एंड स्टाफ, ये क्या है, ऑफिसर्स एंड स्टाफ, इसमें क्या है, until parliament provides otherwise the commission with president's approval can make rules, जब तक पार्लियामेंट प्रोवाइड ना कर दे, कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से क्या कराएगा, रूल बनाएगा। ऑफिसर एंड स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय द कमिश्नर, ठीक है जी, ऑफिसर और स्टाफ को कमिश्नर अपॉइंट करेगा। देयर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर सेट अंडर दीज रूल्स, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उसी रूल्स के तहत तय किए जाएंगे। आर्टिकल 222 है इसके बाद। आर्टिकल 222 क्या है जी, इलेक्टोरल लॉज, पार्लियामेंट में मेक लॉज ऑन इलेक्शन मैटर्स, मे लेजिस्लेट ऑन सीट एलोकेशन कैसे होगी, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे होगी, डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि हल्का बंदियां कैसे होंगी, इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इंतखाबी फरिश्तें कैसे बनाई जाएंगी, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, पटिशन कैसे देखी जाएंगी, करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे रोका जाएगा और ट्रीट किया जाएगा। सच लॉज कैन नॉट curtail द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जिसके तहत इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर्स हैं उनको कर्टेल कर दिया जाए, यानी कि कोई गवर्नमेंट जो है वो इनको किसी तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या इनकी पावर्स को कर्टेल करे। आर्टिकल 223 की बात करते हैं, डबल मेंबरशिप नॉट अलाउड, वन सीट वन रूल। लो जी, डबल मेंबरशिप नहीं हो सकती है, वन सीट और वन रूल है, सॉरी वन सीट रूल है, वन सीट वन पर्सन। नो पर्सन कैन साइमल्टेनियसली होल्ड मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस, बोथ हाउसेस का मतलब है नेशनल असेंबली और सेनेट, अ हाउस एंड प्रोविंशियल असेंबली, मल्टीपल प्रोविंशियल असेंबलीज और मल्टीपल। इसके अलावा ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो प्रोविंशियल असेंबलीज में एक शख्स जो है वो एट द सेम टाइम बलूचिस्तान असेंबली और सिंध असेंबली का मेंबर हो, एट द सेम टाइम वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, एट द सेम टाइम वो एक ही सीट पे बैठेगा। उसके बाद है जी, कैंडिडेट मे कंटेस्ट मल्टीपल सीट्स, मल्टीपल सीट पे वो लड़ सकता है बट मस्ट रिजाइन ऑल एक्सेप्ट वन, एक पूरी सीट रखेगा, बाकी सबसे क्या करेगा, रिजाइन करेगा, जैसे हमने आमतौर पे देखा है। विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, अदरवाइज ऑल बट द लास्ट, तो फिर लास्ट सीट के अलावा बाकी सारी जो है वो खुद ब खुद वैकेंट हो जाएगी। लास्ट वो कौन जिस पे उसने लास्ट नॉमिनेशन फाइल करवाई है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक नॉमिनेशन उसने यकम को जमा कराई, एक 30 को जमा कराई है, तो जो 30 वाली है वो रह जाएगी, यकम वाली जो नॉमिनेशन है जो उस महीने के शुरू में जमा कराई थी वो जो है वो सीट उसकी चली जाएगी, यानी जो लास्ट नॉमिनेशन है उसकी वो रहेगी। अ मेंबर्स फर्स्ट सीट ऑटोमेटिकली वेकेट्स अपॉन बीइंग इलेक्टेड टू द सेकंड प्रोहिबिटेड सीट, ठीक है, अगर वो दूसरी सीट के ऊपर इलेक्ट हो गया तो पहली सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स एट द सेम टाइम दो सीटें अपने पास रखे। टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, जनरल इलेक्शन क्या है, मस्ट हेल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द असेंबली एक्सपायरी, असेंबली अगर टाइम खत्म हो गया तो उसके
उसके 60 दिन के अंदर अंदर 90 days ऑफ द डेजोल्यूशन, अगर डिसॉल्व हो जाती है तो उसके 90 दिन के अंदर। उसके बाद है जी विद रिजल्ट्स डिक्लेयर 14 days, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। 14 दिन के अंदर अंदर जब पोल हो गया ना, इलेक्शन हो गया, तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर क्या है, इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट देना है। केयर टेकर सेटअप जो है वो क्या करेगा, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और सीएम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द आउट गोइंग पीएम और सीएम एंड अपोजिशन लीडर। पीएम सीएम और अपोजिशन लीडर जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ मिलकर बैठते हैं और फिर कोई शख्स फाइनल करते हैं। इफ नो कंसेंसस, अगर कोई कंसेंसस नहीं होता फिर क्या होगा, आर्टिकल 224A जो है वो अप्लाई होगा। ये आगे आ रहा है वो बताएगा। तो उसके लिए कमेटी बनेगी। केयर टेकर कैबिनेट मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज कैन नॉट कंटेस्ट इन द इलेक्शन। केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, सीएम है, पीएम है, तो वो उसके कोई फैमिली मेंबर और या उसका कैबिनेट मेंबर या उसका कोई रिश्तेदार जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सेनेट एंड वैकेंट सीट, सेनेट इलेक्शन हेल्ड विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जब कोई सीटें वैकेंट हो तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, इलेक्शन होगा। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली वैकेंसीज फिल्ड विद इन 60 days, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की सीट जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर। इफ 120 days, इफ 120+ days रिमेन्स, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि 120 दिन से ज्यादा जो है वो उस काम में रहते हो। अगर सिर्फ रह ही 4 महीने गए हैं इलेक्शन होने में, जनरल इलेक्शन में, तो ऐसी सूरत में फिर बाई इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। रिजर्व सीट्स वुमेन नॉन वुमेन फिल्ड फ्रॉम पार्टी लिस्ट, पार्टी लिस्ट देगी उसके मुताबिक उसको फिल कर दिया जाएगा। बिकॉज आपको पता है जो रिजर्व सीट्स हैं वुमेन की या नॉन मुस्लिम्स की, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इलेक्शन नहीं होता। फिल्ड फ्रॉम द पार्टी लिस्ट एंड विद न्यू नेम्स अलाउड इफ लिस्ट एग्जॉस्ट, और इसमें न्यू नेम ऐड करने भी अलाउ है। अगर पहले वाली लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, उसमें से लोग इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है, तो टाइम चूंकि ज्यादा लग जाता है बाजू का, तो उसमें अगर वो सीट के अंदर लोग मौजूद नहीं है, कोई पार्टी छोड़ के चला गया या कोई और मामला हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, लिस्ट में चेंज भी की जा सकती है। अब आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 224A, रेजोल्यूशन बाय द कमेटी और इलेक्शन कमीशन। रेजोल्यूशन बाय कमेटी और इलेक्शन कमीशन, कमेटी या इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे रिजॉल्व करेगी, अगर अगर ये मसला हल नहीं हो रहा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर किसको लगाया जाए। इफ पीएम सीएम एंड अपोजिशन लीडर डिसएग्री, अगर वो डिसएग्री है कि कैसे लगाया जाए या किसको लगाया जाए, ईच गिव्स 2 नॉमिनीज, दोनों जो है वो दो दो नाम देंगे टू अ कमेटी। कमेटी में कौन है, 8 MNA है, ठीक है, या फिर सेनेटर हैं और 6 MP है, विद इक्वल गवर्नमेंट अपोजिशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 8 और 6 10 है, इसका मतलब है 5 बंदे इधर और 5 बंदे गवर्नमेंट के, 5 बंदे अपोजिशन के। इफ नो डिसीजन इन 3 days, 3 दिन के अंदर अगर कोई फैसला नहीं होता तो फिर भाई इनका जो इसमें मैंडेट है वो खत्म हो जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन अगले 2 दिन के अंदर किसी भी बंदे का नाम दे देगा, चाहे वो पीएम है चाहे सीएम। इनकम्बेंट पीएम सीएम कंटिन्यूज टिल केयर टेकर इज अपॉइंटेड, ये जो पहले वाला पीएम सीएम है ना वो उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक केयर टेकर आ नहीं जाता। इफ अपोजिशन हैज लेस देन 5 MNAs और लेस देन 4 MPs, ऑल अपोजिशन मेंबर्स ज्वाइन द। अगर मिसाल के तौर पे 336 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, उसमें से 300 जो है वो 32 सीटें एक पार्टी जीत जाती है। हम कहते हैं लेट्स सपोज कि वो पार्टी जो है वो PMLN है, ठीक है, वो जो है वो 332 सीटें जीत जाती है। बाकी सीटें कितनी बची, बाकी सीटें बचती हैं सिर्फ 4। तो वो 4 सीटें हैं, अगर अगर वो लेस देन 5 है ना MNAs की, तो इसका मतलब है कि वो चारों के चारों जो है वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। समझ आ गए, तो वो चारों के चारों क्या होंगे, इस कमेटी के मेंबर होंगे। वो अपोजिशन ही 4 लोगों की है। इफ अगर अगर MNA जो है वो लेस देन 5 हो और MPA लेस देन 4 हो, ठीक है, तो ऑल अपोजिशन मेंबर, जितने भी अपोजिशन मेंबर हैं वो फिर कमेटी का हिस्सा होंगे। फिर अपोजिशन तो होगी छोटी सी, बाकी सारे बंदे जो हैं वो तो हुकूमती बेंचों पे बैठे होंगे। आर्टिकल 225 की बात करते हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल। कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, उसमें केस चला जाएगा। इलेक्शन डिस्प्यूट्स फॉर द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज कैन ओनली बी चैलेंज्ड थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। इलेक्शन पिटीशन के थ्रू ट्रिब्यूनल में सिर्फ इसको चैलेंज किया जा सकता है। Such petition must be filed in the tribunal and manner prescribed by the parliament's law, ठीक है। और इसका जो भी किस तरह से इसकी प्रोसीडिंग चलेंगी वो भी उसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है, उसके मुताबिक जो है वो इसका फैसला किया जाएगा जो भी पटिशंस की जाएंगी। इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट, बच्चों इलेक्शन जो होता है वो सीक्रेट बैलेट होता है। आप सब लोगों ने भी वोट दिए होंगे, तो आप जो है वोट जो है वो छुपा के देते हैं, इसको सीक्रेट बैलेट कहा जाता है। लेकिन पीएम और सीएम का जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट नहीं होता, वो ओपन बैलेट होता है, ताकि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो। फ्लोर क्रॉस यानी कोई एक शख्स जो है वो दूसरी पार्टी को वोट ना डाल दे। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस एक्सेप्ट दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर आर कंडक्टेड थ्रू द सीक्रेट बैलेट। ये इससे भी सवाल आ सकता है आपका, ये आपने जेहन में रखना है, यहाँ से आपका एक MCQ बन सकता है। इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, इसका आर्टिकल भी पूछ सकते हैं। आर्टिकल क्या है जी, 226। आर्टिकल 227 भी, ये भी फेमस है भाई। आर्टिकल 227 ये भी याद कर ले, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ऑल लॉज
मस्ट कंफॉर्म टू कुरान एंड सुन्ना, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए, इस्लामिक कंफॉर्मिटी जो है वो होनी चाहिए, मस्ट कंफॉर्म टू कुरान एंड सुन्ना एंड नो रिपग्नेंट, रिपग्नेंट मतलब इनहराफ होना चाहिए, किसी किस्म का कोई इनहराफ लॉ में नहीं होना चाहिए। सेक्ट स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन अगर की बात की जाए, ठीक है, हर सेक्ट ने कुरान पाक की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की हुई है, यानी उनकी तफसीर अलग है। फॉर मुस्लिम सेक्ट्स कुरान एंड सुन्ना आर अप्लाइड एज इंटरप्रेटेड दैट, तो कुरान और सुन्नत जो है वो उसी तरह से उसको देखा जाएगा जिस तरह उस सेक्ट ने उसको इंटरप्रेट किया है, ठीक है। तो सेक्टेरियन डिफरेंस जो है उसको इस तरह से यहाँ पर केटर किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, जो पर्सनल लॉज हैं सिटीजनशिप के या कोई और हैं, ठीक है, ऑफ मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो अनइफेक्टेड रहेंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। पर्सनल लॉज हैं या उनके जो सिटीजनशिप राइट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, और सिर्फ इसलिए उनका हक नहीं माना जाएगा कि वो एक माइनॉरिटी। उसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल 228। आर्टिकल 228 क्या कहता है, इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी, काउंसिल ऑफ इस्लामिक, इसको CII भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, CII, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी मस्ट बी फॉर्म्ड विद इन 90 डेज के अंदर अंदर बनेगी ऑफ द कमेंसमेंट, ठीक है। इस ये वाला जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहा इसकी कमेंसमेंट के 90 दिन के अंदर अंदर, कंसिस्टिंग ऑफ 8 to 20 मेंबर्स, 8 से 20 मेंबर होंगे इसके, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन करेगा भाई, प्रेसिडेंट करेगा। कंपोजिशन क्या होगी, मेंबर्स मस्ट इंक्लूड स्कॉलर्स ऑफ कुरान एंड सुन्नह, स्कॉलर्स होंगे इसमें, एक्सपर्ट्स इन नेशनल इश्यूज, जजेस होंगे जी मिनिमम 2, इस्लामिक रिसर्चर्स होंगे 1/3 मेंबर्स, यानी कि 12 है तो लाजमी 4 होंगे, एंड एटलीस्ट 1 वुमेन, और एक खातून भी होगी, क्योंकि खवातीन के मुतालिक इन्होंने जो है वो कवानीन को देखना है। टेन्योर एंड लीडरशिप देखें तो मिनिमम जो लोग हैं इनका टेन्योर कितना होगा, 3 इयर्स होगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन को अपॉइंट करेगा, और मेंबर जो है वो रिजाइन कर सकते हैं और बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन काउंसिल रेजोल्यूशन। अगर काउंसिल जो है वो रेजोल्यूशन पास करती है कि फलां शख्स को, फलां मेंबर को यहाँ से निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा और उसको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल आ जाता है जी 229, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कैन रेफर क्वेश्चन टू CII, प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट कैन रेफर क्वेश्चन टू CII, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो है वो कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट जो है वो कोई भी मैटर रेफर कर सकती है, ये देखने के लिए कि ये जो कानून हम बनाने जा रहे हैं क्या ये इस्लामी कवानीन के खिलाफ तो नहीं है, रिपग्नेंट तो नहीं है। रेफरल पावर क्या है, रेफरेंस भेज दिया जाता है ना, रेफरल पावर का मतलब है रेफरेंस भेज देना। The president or a governor may refer any proposed law to the Islamic Council, ठीक, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेज देगा फॉर एडवाइस ऑन इट्स कंफॉर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ लॉ, ठीक है। कुरान पाक इस्लाम के जो असूल हैं उनके साथ जो है वो ये देखने के लिए कि ये कंफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। असेंबलीज रोल क्या है, इफ 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ ए हाउस ऑफ ए प्रोविंशियल असेंबली डिमांड द लॉ मस्ट बी रेफर टू द काउंसिल। असेंबली जो है वो क्या करेगी, अगर 1/4 लोग, ठीक है, 1/4 का मतलब है 25% जो है वो लोग अगर ये कहते हैं कि ये लॉ जो है वाकई काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में जाना चाहिए, तो उसको भेज दिया जाता है। तो हर लॉ को नहीं भेजा जाता, जो ऐसे लॉ जो कि रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, खासतौर पर इस्लाम से रिलेटेड होते हैं, उनको जरूर भेजा जाता है। फंक्शंस ऑफ CII की बात करते हैं। इस्लामिक काउंसिल रोल क्या है जी, एडवाइजेस, पार्लियामेंट को एडवाइस करना है, असेंबली को एडवाइस करना है लॉ के ऊपर, कंफॉर्मिटी विद इस्लाम के, वो इस्लाम के मुताबिक कानून साजी करें, सजेस्ट रिफॉर्म्स जो है वो बताते हैं, और कंप्लाइज इंजंक्शन, जो इस्लामिक जो तालीमात हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना। रिपोर्ट्स जो है वो भी इसकी बनती हैं, गिव्स एडवाइसेस, टाइमलाइन, सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट विद इन 7 ईयर्स, लॉ मस्ट बी रिकंसीडर्ड इट फाउंड रिपब्लिक है। तो ये रिपोर्ट वगैरह सबमिट कराई जाती है। रिपोर्ट्स क्या है जी, गिव एडवाइस, टाइमलाइंस, ठीक है जी, टाइमलाइंस वगैरह इशू करता है, ये एडवाइस वगैरह अपनी दे सकता है। सबमिट एनुअल रिपोर्ट इसकी सबमिट होती है नेशनल असेंबली वगैरह में और सेनेट में, एंड फाइनल रिपोर्ट इन 7 ईयर्स, 7 ईयर की एक फाइनल रिपोर्ट भी बनती है कि उसमें क्या क्या काम किया है। लॉज मस्ट बी रिकंसीडर्ड इफ फाउंड रिपग्नेंट, और लॉज जो है उनको रिकंसीडर किया जाता है अगर वो रिपग्नेंट है। रिपग्नेंट का मतलब क्या है कि वो इस्लाम के असूलों से मुनहरिफ हैं, उसे इनहराफ रखते हैं। आर्टिकल 231 की बात करते हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो ये रूल्स एंड प्रोसीजर जो है वो भी बना सकती है, बिल्कुल इजी है ये। आर्टिकल 232 के इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस है। अब ये प्रेसिडेंट की पावर के मुतालिक है, ये आर्टिकल 232 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद कर लेना, ठीक है, कि ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल है जो है वो इमरजेंसी की पावर देता है। अगर वॉर हो जाती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, बगावत हो जाती है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए कैंसिल हो जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड बाय द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन है, अनकंट्रोलेबल इंटरनल डिस्टर्बेंस है विद प्रोविंशियल असेंबली रेजोल्यूशन और लेटर पार्लियामेंट्स अप्रूवल, ठीक है। इसके बाद जो है अगर किसी प्रोविंस पे लगाना है तो प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन भी चाहिए होगी,
और लेटर जो है बाद में इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना, इसको वैलिडेट करवाना भी जरूरी है कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी ये सही लगाई गई थी या गलत लगाई गई थी। तो इमरजेंसी के लिए आपने इस आर्टिकल को भी याद रखना है, आर्टिकल 232 है। इसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल 233, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये उसी से मिलता जुलता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी उसने कहा है कि होगा क्या, स्टेट कैन ओवर राइट सर्टन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 15 है, 19 है, 24 वगैरह है, बट सच लॉज एंड वंस इमरजेंसी एंड। लेकिन जैसे ही जो है वो इमरजेंसी खत्म होगी, इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ये जो बार है ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दोबारा बहाल हो जाएंगे। प्रेसिडेंट में सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है वो ये भी कर सकता है कि कोर्ट को जो है वो अपने जो उसने डिसीजन थी उनको उनके ऊपर अमल दरामद करने से भी बात ऐसा होता है वो रोक सकता है। सच सस्पेंशन ऑर्डर मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज। इस तरह के जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं, यानी बोथ हाउसेज दोनों के सामने। सिमिलर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, सिमिलर टू इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, आमतौर पे जो इमरजेंसी डिक्लेयर करना है और ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ये बराबर ही होता है, साथ साथ ही जो है वो किया जाता है। उसके बाद है जी आर्टिकल 234, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ प्रोग्राम। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है बिल्कुल फेल हो गई है, काम ही नहीं कर रही है, उससे चीजें संभाली नहीं जा रही है, तो वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है, या वहाँ जिसको कहते हैं गवर्नर राज लग गया। हम आमतौर पे आपने देखा था कि क्या कहते हैं इसको, गवर्नर राज। जैसे आपको याद होगा सलमान तासीर के दौर में पंजाब में लगा था, ये ज्यादा पुराना नहीं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो पिछले से पिछला टेन्योर था, यानी कि ये बात है आफ्टर 2013 जो पीपी की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, उसके बाद पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई थी, उस दौरान जो है वो नहीं, बल्कि पीपी की गवर्नमेंट के दौरान ही था, क्योंकि यहाँ पर जो है पंजाब के अंदर जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, तो इस अरसे के अंदर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया था जब जरदारी प्रेसिडेंट था। इफ द प्रोविंस कैन नॉट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली, द प्रेसिडेंट ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट और पार्लियामेंट रेजोल्यूशन में अज्यूम प्रोविंशियल फंक्शन, सस्पेंड असेंबली पावर्स, असेंबली की पावर सस्पेंड हो जाती है, एंड मोर एंड प्लेस देम अंडर पार्लियामेंट अथॉरिटी। और फिर क्या करते हैं वो पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंडर जो है वो सबको ले आते हैं। इमरजेंसी लास्ट 2 मंथ्स, 2 महीने तक मैक्सिमम इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और फिर उसको 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंडेबल अप टू 6 मंथ। इससे ऊपर इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अच्छा भाई, इसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड पार्लियामेंट प्रेसिडेंट में लेजिस्लेट, ऑथराइज एक्सपेंडिचर एंड एक्सरसाइज असेंबली पावर्स, सच लॉज लैप्स 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी एंड। और इस दौरान में पार्लियामेंट है वो या प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेट यानी कानून साजी कर सकते हैं, ऑथराइज एक्सपेंडिचर जो है वो उनको ऑथराइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर रोक देंगे तो सारा मुल्क रुक जाएगा। एक्सरसाइज असेंबली पावर, असेंबली की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सच लॉज लैप्स 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी एंड। और फिर जैसे ही 6 महीने की इमरजेंसी खत्म होगी उसके साथ ही ये सारा कुछ भी खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 235 भी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ये आर्टिकल ये है जी फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड। इफ पाकिस्तान इकोनॉमिक लाइफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट इज थ्रेटन्ड, ठीक है, अगर पाकिस्तान मिसाल के तौर पर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो ये इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी। द प्रेसिडेंट में इशू अ प्रोक्लेमेशन आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर। प्रेसिडेंट क्या करेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा और कंसल्टेशन किससे करेगा, गवर्नर से। फेडरेशन कैन देन डायरेक्ट प्रोविंसेस और ऑन फाइनेंशियल propriety and even order reduction of salaries allowances of officials in provinces and federation। ऐसी सूरत में क्या होगा कि देन कैन वो क्या करेगा, उनको प्रोविंसेस को फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी पे करेगा, ठीक है, उनको डायरेक्ट करेगा कि वो किस तरह से जो है वो फाइनेंस को लेके चले, ठीक है। फेडरेशन इस सूरत में क्या करेगी, उनको उनको गाइड करेगी, ठीक है, उनको एडवाइस करेगी। एंड इवन ऑर्डर रिडक्शन ऑफ सैलरी, और ये भी हो सकता है कि रिडक्शन ऑफ सैलरी कर दी जाए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनकी सैलरियां हाफ कर या 25% कम कर दी जाए, या उनकी सैलरियां 40% कम कर दी जाए, ये भी हो सकता है। इमरजेंसी फाइनेंशियल प्रोक्लेमेशन फॉलोज द सेम अप्रूवल रूल्स एज आर्टिकल 234A। 234A में जैसे है कि बाद में उसको आपने पार्लियामेंट के अंदर सबमिट भी करना है, ठीक है, और वहां से उसको वैलिडेट भी कराना है, और आपने वहां पर प्लॉजिबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि किस वजह से हमने इमरजेंसी लगाई। ऐसा ना हो कि बाद में आपको जस्टिफिकेशन ही ना मिले, तो प्रेसिडेंट जो है उसको जस्टिफाई भी करेगा। आर्टिकल 236 देखें, रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी ऑर्डर, इमरजेंसी ऑर्डर रिवोक करना। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर दिस पार्ट कैन बी वेरीड और रिवोक्ड बाय द लेटर प्रोक्लेमेशन। जिस तरह से इमरजेंसी लगाई है उसी तरह से रिवोक भी की जा सकती है या चेंज की जा सकती है। अब वैलिडिटी ऑफ सच प्रोक्लेमेशन और ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। इसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोर्ट में ये मामला चैलेंज नहीं हो सकता। यानी अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया तो कोई शख्स कोर्ट में जाके उसके खिलाफ, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कोई किसी किस्म का बयान जो है वो फैसला नहीं लेके आ सकता। आर्टिकल 237 है, पार्लियामेंट में मेक लॉज ऑफ इंडेमनिटी। पार्लियामेंट जो है वो लॉ ऑफ इंडेमनिटी बनाएगा। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ये तो फेडरल गवर्नमेंट है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एमएनएस हैं, एमपीएस हैं,
इसके अलावा जुडिशरी है, इसके अलावा आपकी ब्यूरोक्रेसी है, बाकी ऑफिसर्स हैं, इनको एक इंडेमनिटी हासिल होती है कि अगर उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोई काम किया है तो इनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अदरवाइज तो ऐसा हो कि बिकॉज ये जाके कभी कभी किसी के ऊपर एफआईआर दे रहे होते हैं, कभी किसी का सामान उठा रहे होते हैं, कभी किसी को अरेस्ट कर रहे होते हैं, तो अगर ऐसा हो तो लोग जो है वो इनके खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दें, एफआईआर के अंबार लगा दें। तो उसके बाद है जी आर्टिकल 234, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 238 याद कर लें, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो कैसे होगी? आर्टिकल 238 उससे मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और शूरा। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और शूरा, लेकिन इसके लिए अमेंडमेंट इन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है जी? 2/3 मेजोरिटी। 66% से ज्यादा लोग जो हैं वो अगर किसी अमेंडमेंट के हक में वोट देते हैं तो वो अमेंडमेंट पास होगी। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउसेस, दोनों में से ओरिजिनेट हो सकता है, यानी कौमी असेंबली से भी और सेनेट से भी, एंड मस्ट पास ईच हाउस बाई 2/3 मेजोरिटी। और दोनों में 2/3 मेजोरिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौमी असेंबली में, दोनों में 2/3 मेजोरिटी से पास हो इफ इट अल्टर्स प्रोविंशियल लिमिट्स। जैसे मिसाल के तौर पे अगर प्रोविंशियल की लिमिट कोई चेंज हो रही है, ठीक है, कोई एक सूबा एक डिस्ट्रिक्ट है वो एक सूबे में है, वो दूसरे को दिया जा रहा है, इससे लिमिट चेंज हो जाएगी ना, तो अप्रूवल ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, तो प्रोविंशियल असेंबली से भी जो है वो 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना जरूरी है। उसके बाद वंस पास्ड इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। अगर एक दफा पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर वहां से प्रेसिडेंट की असेंट होगी, प्रेसिडेंट की फाइनल अप्रूवल होगी, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगा। आर्टिकल 240 की तरफ आते हैं जो कि आज का हमारा आखिरी आर्टिकल है। आर्टिकल 240 इज अबाउट अपॉइंटमेंट्स इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटेड बाय लॉ। सर्विस ऑफ पाकिस्तान का मतलब यह है कि गवर्नमेंट सर्वेंट या सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर रेगुलेटेड बाय लॉ। कहता है अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशंस जो होती है ना उनको लॉ रेगुलेट करता है, और ये लॉ कौन बनाता है? ये पार्लियामेंट बनाती है या असेंबलीज बनाती हैं। फॉर फेडरल सर्विसेज एंड ऑल पाकिस्तान सर्विसेज बाय पार्लियामेंट। फेडरल सर्विसेज कौन सी हैं? जैसे सीएसएस है, ठीक है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है। और इसके अलावा प्रोविंशियल सर्विसेज कौन सी हैं? जैसे कि पीएमएस है, हर प्रोविंस का अपना अपना पीएमएस भी है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो हर प्रोविंस का अपना पीएमएस भी है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट भी है, तो वो उसके लिए प्रोविंशियल असेंबलीज लॉ बनाएंगी। ऑल पाकिस्तान सर्विस मीन सर्विस कॉमन टू बोथ फेडरेशन एंड प्रोविंस। ऑल पाकिस्तान सर्विसेज का मतलब है कि वो सर्विसेज जो कि विफाक के अंदर भी हैं और सूबों में भी होती हैं, जैसे कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज सीएसएस करके जो लोग हैं वो किसी भी प्रोविंस में उनको लगाया जा सकता है, विफाक में लगाया जा सकता है, कहीं भी डिप्यूट किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग बिफोर और क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। तो एग्जिस्टिंग बिफोर पहले से एग्जिस्ट कर रही है या फिर मजीद पार्लियामेंट बाद में क्रिएट करेगी, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज होंगी, ठीक है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, या उनके लिए असेंबलीज बनाएंगी। इसका मतलब ये है, इस आर्टिकल का मतलब क्या है? इस आर्टिकल का मतलब ये है कि तमाम जो सर्विसेज हैं उनको उनको पार्लियामेंट के या असेंबलीज के अंडर करना, ताकि वो अपने आप को पार्लियामेंट से बियॉन्ड ना कंसीडर करें। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।